मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और लाइक शेयर करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार आप सभी का विपिन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था विसरण किसे कहते हैं, विसरण के कौन कौन एग्जाम्पल हैं। उसी तरह परासरण किसे कहते हैं और परासरण कितने प्रकार का होता है और उनके भी एग्जाम्पल के बारे में हमने जाना था। आज हम जानेंगे विसरण और परासरण में अंतर के बारे में। विसरण और परासरण में मुख्य क्या अंतर है, आज हम दोस्तों उनके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। विसरण और परासरण में अंतर क्या है। तो जो फर्स्ट अंतर है, टेक्स प्लेस इन एनी मीडियम, अर्थात विसरण की क्रिया किसी भी एनी मीडियम किसी भी माध्यम में हो सकता है। ठोस हो, ठोस द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में, गैस अवस्था में। अर्थात विसरण की क्रिया ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में हो सकती है, लेकिन परासरण की क्रिया टेक्स प्लेस इन लिक्विड मीडियम। लिक्विड मीडियम का मतलब होता है लिक्विड मीन्स द्रव, मीडियम मीन्स माध्यम। अर्थात परासरण की क्रिया द्रव अवस्था में होती है केवल। विसरण की क्रिया ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में हो सकती है, लेकिन परासरण की क्रिया द्रव अवस्था में केवल होती है। जो दूसरा अंतर है हमारा विसरण और परासरण में, डू नॉट रिक्वायर्ड ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अर्थात विसरण की क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली की ज़रूरत नहीं होती। डू नॉट मीन्स नहीं, रिक्वायर मीन्स आवश्यकता, ए मीन्स एक, सेमी मीन्स अर्ध, परमिएबल मीन्स क्या होता है, पारगम, मेम्ब्रेन मीन्स झिल्ली। अर्थात अर्धपारगम्य झिल्ली की ज़रूरत नहीं होती विसरण की क्रिया में, लेकिन परासरण की क्रिया में रिक्वायर ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अर्थात रिक्वायर मीन्स क्या होता है, आवश्यक होती है, ए माने एक, सेमी मीन्स अर्ध, परमिएबल मीन्स पारगम, मेम्ब्रेन मीन्स झिल्ली। अर्थात परासरण की क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली की ज़रूरत आवश्यकता पड़ती है और विसरण की क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली की ज़रूरत नहीं होती है। जो हमारा थर्ड अंतर है, विसरण की क्रिया में विलायक और विलेय, सॉल्वेंट को हिंदी में बोला जाता है विलायक, सॉल्यूट को हिंदी में बोला जाता है विलेय। दोस्तों, यहाँ पे हमने बताया कोई भी विलयन यदि हमें बनाना हो, विलयन को इंग्लिश में बोला जाता है सॉल्यूशन। कोई भी विलयन बनाना हो तो हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक विलेय, दूसरा विलायक। जैसे विलेय किसे कहेंगे, चीनी ले लीजिए, चीनी या नमक, चीनी या नमक। हम कैसे, पानी हमारा क्या है, विलायक। जैसे हमें चीनी और पानी का विलयन बनाना हो तो हमारा चीनी विलेय होगा, पानी विलायक होगा। विलेय कौन होगा, जो किसी चीज़ में घुल जाता हो उसे विलेय कहेंगे। जैसे चीनी को हम पानी में घोलते हैं तो चीनी घुलता है, तो चीनी जब घुल जाता है तो हमारा क्या होगा, विलेय। उसी तरह नमक को भी किसी भी चीज़ में घोलेंगे तो नमक क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। तो जो चीज़ किसी में मिलकर घुल जाए उसे विलेय कहते हैं, और जिसमें घुलता है, ये चीनी और नमक जिसमें अभी आप घोलेंगे अगर घुल जाता है तो हमारा क्या होगा, विलायक। जैसे हम पानी में चीनी को घोलते हैं, चीनी घुल जाता है तो चीनी हमारा विलेय होगा, पानी हमारा क्या होगा, विलायक होगा। तो किसी भी विलयन को बनाने के लिए हमें विलेय और विलायक दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो यहीं पे हमारा थर्ड अंतर इसी से हम समझेंगे कि जो विसरण की क्रिया में विलायक और विलेय, हमने यहाँ विलेय और विलायक बताया है दोस्तों। विसरण की क्रिया में विलायक और विलेय दोनों क्या होते हैं, विसरित होते हैं। यहाँ पे हमने लिखा बोथ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल कैन डिफ्यूज। अर्थात हिंदी में इसे हम कहेंगे विसरण की क्रिया में विलेय और विलायक के दोनों के अणु क्या होते हैं, विसरित होते हैं, फैलते हैं या गति करते हैं। लेकिन परासरण की क्रिया में ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कैन डिफ्यूज। यहाँ पे केवल परासरण की क्रिया में केवल विलायक के अणु ही क्या करते हैं, विसरित होते हैं। विसरण की क्रिया में कैसे विसरण की क्रिया जानते हैं दोस्तों, क्या होता है, विसरण की क्रिया में कोई भी जो अणु होगा वह अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करेगा, लेकिन परासरण की क्रिया में क्या होता है, कम सांद्रता की ओर से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर क्या करेगा, विलायक के अणु गति करेंगे। इसमें विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करेंगे, लेकिन विसरण की क्रिया में विलायक और विलेय दोनों क्या होगा, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करेंगे। तो इसमें विलायक और विलेय दोनों के अणु
गति करेंगे विसरित होंगे, इसमें केवल विलायक के अणु विसरित होंगे या गति करेंगे। जो फोर्थ अंतर हमारा क्या, फुल फ्लो ऑफ पार्टिकल्स अकर इन ऑल डायरेक्शन, अर्थात विसरण की क्रिया में जो भी कण बहेगा, फ्लो मीन्स क्या होता है, बहना या गति करना। फ्लो ऑफ पार्टिकल्स, कण के बहाव के लिए सभी दिशाओं में कण का बहाव होता है। अर्थात विसरण की क्रिया में जो फोर्थ अंतर है, विसरण की क्रिया में कणों की गति सभी दिशाओं में होती है, चारों तरफ होती है। यहाँ पे हमने चारों तरफ एरो दिया है, अर्थात हमारा चारों तरफ क्या होगा, कण बहेगा। जैसे हम मान लीजिए यहाँ पे कोई भी कण रख दें, पानी में घोल दें, तो घोलने पर ये चारों दिशाओं में फैलेगा, केवल एक दिशा की तरफ नहीं चलेगा, या तो इधर या इधर या इधर या इधर, ये चारों दिशाओं में क्या होगा, फैलेगा या विसरित होगा। तो विसरण की क्रिया में हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो चारों दिशाओं में बहते हैं, और परासरण की क्रिया में क्या होता है, केवल ओनली इन वन डायरेक्शन, केवल एक दिशा में परासरण की क्रिया होती है। अर्थात परासरण की क्रिया में जो पार्टिकल्स का फ्लो होता है केवल एक दिशा में होता है। जो अंतिम हमारा अंतर है विसरण और परासरण में, डू नॉट रिक्वायर वाटर फॉर द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, अर्थात हिंदी में से हम बोलेंगे पार्टिकल्स मीन्स क्या होता है, कण, ऑफ मीन्स कागे की, मूवमेंट मीन्स क्या होता है, गति, फॉर दी का मतलब क्या होगा, के लिए, वाटर मीन्स जल, रिक्वायर मीन्स होता है आवश्यकता, डू नॉट मीन्स क्या होता है, नहीं। तो डू नॉट रिक्वायर फॉर वाटर फॉर द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, अर्थात विसरण की क्रिया में कणों की गति के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है। जो हिंदी में नोट करने लायक होंगे दोस्तों, उसे आप हिंदी में नोट करिएगा। हिंदी में हमारा हो जाएगा कि किसी भी कण की गति के लिए, विसरण की क्रिया में कण की गति के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु परासरण की क्रिया में कण की गति के लिए जल की आवश्यकता होती है। एक बार हम पुनः इसे बताना चाहेंगे, विसरण और परासरण में मुख्य अंतर क्या है कि यह किसी भी माध्यम में हो सकता है, ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्था में हो सकता है, तीनों माध्यम विसरण की क्रिया होती है। परासरण की क्रिया केवल द्रव अवस्था में होती है। विसरण की क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली की जरूरत नहीं होती है, परासरण की क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली की जरूरत होती है। विसरण की क्रिया में विलायक और विलेय दोनों के अणु विसरित होते हैं, परासरण की क्रिया में केवल विलायक के अणु ही विसरित होते हैं या फैलते हैं। जो अगला अंतर है, विसरण की क्रिया में कणों की जो गति होती है वो चारों दिशाओं में होती है, जो कण का बहाव या गति होता है चारों दिशाओं में होती है। परासरण की क्रिया में केवल कणों की गति या बहाव एक दिशा में होती है। इसमें जो कण की गति के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है, परासरण की क्रिया में कण की गति के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो ये रहा हमारा विसरण और परासरण के अंतर के बारे में। आगे हम जानेंगे अंतःपरासरण और बाह्य परासरण। अंतःपरासरण, और अभी हमने जाना क्या, विसरण और परासरण में अंतर। अब हम जानेंगे अंतःपरासरण और बाह्य परासरण के अंतर के बारे में। हम जानते हैं दोस्तों कि परासरण दो प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं इंडोऑस्मोसिस अंतःपरासरण और दूसरे को बोला जाता है एक्सोऑस्मोसिस बाह्य परासरण। तो अभी हम जाने विसरण और परासरण में क्या क्या अंतर होता है। अब हम जानेंगे अंतःपरासरण और बाह्य परासरण में क्या अंतर होता है। तो हमने पिछले वीडियो में बता चुका है दोस्तों कि अंतःपरासरण किसे कहते हैं, बाह्य परासरण किसे कहते हैं, कैसे पहचानेंगे अंतःपरासरण को और कैसे पहचानेंगे बाह्य परासरण की क्रिया को। यदि आप हमारा वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले इसे देखने से पहले आप वो पिछले वाला वीडियो परासरण और विसरण को जरूर देखें, तभी आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम जानते हैं अंतःपरासरण और बाह्य परासरण में अंतर के बारे में। तो अंतःपरासरण की क्रिया में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इनटू ए सेल। जो सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है वह कोशिका के अंदर होता है। सॉल्वेंट को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों विलायक। अभी हम पीछे ही बताया विलेय और विलायक। विलयन को बनाने के लिए विलेय और विलायक दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो जो विलायक का गति होता है वह कोशिका के अंदर की तरफ, अंतः माने क्या होता है, अंदर। और परासरण का मतलब हमने बता ही दिया है। परासरण क्या होता है, किसी भी कण की गति क्या होता है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर करना। जो कण की गति होगी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होगी। तो इसमें क्या होगा, अंतःपरासरण में जो सॉल्वेंट विलायक के जो गति होती है वो कोशिका के अंदर होगा, इसमें कोशिका के बाहर होगा, आउट ऑफ ए सेल। एक कोशिका के बाहर की गति होगी, कोशिका के बाहर होगी। अर्थात इसमें विलायक की गति होगी कोशिका के अंदर होगी, इसमें जो विलायक की गति होगी कोशिका से बाहर होगी।
दूसरा अंतर हमारा क्या है, सैल्यूट कंसंट्रेशन हाई इनसाइड सेल। इनसाइड सेल मतलब कोशिका के अंदर, सैल्यूट मीन्स क्या होता है, विलेय। फिर हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, विलेय। जैसे हमने बताया था चीनी और पानी के घोल में चीनी क्या है, हमारा विलेय है। तो जो विलेय जो इंडो अंतःपराशरण की क्रिया में जो विलेय का जो सांद्रता है, कंसंट्रेशन मीन्स क्या होता है, सांद्रता। विलेय की सांद्रता हाई होती है कहाँ पर, कोशिका के अंदर। सैल्यूट कंसंट्रेशन हाई इनसाइड सेल। और बाह्य पराशरण में क्या होता है, हाई आउटसाइड सेल। अर्थात जो सैल्यूट का कंसंट्रेशन होगा वो कोशिका के बाहर ज़्यादा होगा, और यहाँ पे सैल्यूट का कंसंट्रेशन हाई होगा कोशिका के अंदर। तो दूसरा हमारा अंतर है, अंतःपराशरण की क्रिया में क्या होगा, कोशिका के अंदर विलेय का सांद्रता अधिक होगी, और यहाँ पर विलेय की सांद्रता कोशिका के बाहर ज़्यादा होगी। दूसरा थर्ड हमारा अंतर है, सॉल्वेंट कंसंट्रेशन हाई आउटसाइड सेल। जो देखिए यहाँ पे विलेय की सांद्रता सेल के अंदर ज़्यादा थी, तो जब विलेय की सांद्रता सेल के अंदर ज़्यादा होगी तो सेल के बाहर क्या बचेगा, केवल सॉल्वेंट बचेगा। तो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, कोशिका के बाहर ज़्यादा होगा। सैल्यूट का कोशिका के सैल्यूट जो है हमारा, विलेय की सांद्रता कोशिका के अंदर ज़्यादा थी, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, विलायक की सांद्रता कोशिका के बाहर ज़्यादा होगी। और यहाँ पर हाई इनसाइड सेल, कोशिका के अंदर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। सेम यही प्रोसेस यहाँ पे मैंने बताया। तो फिर से हम बता रहे हैं कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इनटू ए सेल, अर्थात जो सॉल्वेंट की गति है कोशिका के अंदर की तरफ होगी, और यहाँ पर सॉल्वेंट का जो गति होगा वो क्या होगा, कोशिका के बाहर होगी। जो सैल्यूट कंसंट्रेशन हाई होगा कहाँ पर, कोशिका के अंदर इनसाइड सेल, और हाई आउटसाइड सेल, अर्थात जो सैल्यूट का कंसंट्रेशन होगा वो कोशिका के बाहर ज़्यादा होगा, सांद्रता ज़्यादा होगी। थर्ड हमारा अंतर क्या है कि सॉल्वेंट कंसंट्रेशन हाई आउटसाइड सेल, जो विलायक की सांद्रता है वह कोशिका के बाहर ज़्यादा होगी, हाई इनसाइड सेल। और कोशिका के बाह्य पराशर की क्रिया में जो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन है वो कोशिका के बाहर हाई होगी, ज़्यादा होगी, कोशिका के अंदर ज़्यादा होगी। यहाँ पे कोशिका के बाहर ज़्यादा थी सॉल्वेंट कंसंट्रेशन, इसमें क्या होगा, सॉल्वेंट कंसंट्रेशन हाई इनसाइड सेल, कोशिका के अंदर। जो फोर्थ अंतर है, वाटर पोटेंशियल हाइयर आउटसाइड सेल देन इनसाइड, अर्थात जो जल विभवांतर है, वाटर पोटेंशियल को हिंदी में बोलते हैं जल विभवांतर। अभी ये सब क्या होता है दोस्तों, आगे हम बताएंगे, अभी आप अंतर बस ध्यान दीजिए। वाटर पोटेंशियल हाइयर मीन्स क्या होता है, ज़्यादा हुआ, जल विभव ज़्यादा होता है आउटसाइड सेल, कोशिका के बाहर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होता है किसकी अपेक्षा, देन इनसाइड, कोशिका के अंदर की अपेक्षा कोशिका के बाहर जल विभव की अधिकता होती है, या जल विभवांतर की मात्रा ज़्यादा होती है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइयर इनसाइड सेल देन आउटसाइड, इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हाइयर कहाँ था, आउटसाइड सेल, यहाँ पे हाइयर कहाँ हो जाएगा, इनसाइड सेल, अर्थात कोशिका के अंदर हाई होगा, कोशिका के बाहर की अपेक्षा कोशिका के अंदर जल विभवांतर ज़्यादा होगा। ये रहा हमारा अंतर। तो ये हमने 4 अंतर बताया। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल बताया, जैसे किशमिश का फूलना हमारा उदाहरण किसका है, अंतःपराशरण का। दूसरा उदाहरण है मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल इनटू रूट, अर्थात जो जल की गति है, मूवमेंट ऑफ वाटर, जल की गति है वह कहाँ होगी, मृदा से जड़ की ओर। मृदा से जड़ की ओर जल की गति भी हमारा किसका उदाहरण है, किसी भी आप जड़ में देखे होंगे तो जड़ में पानी कैसे पहुंचता है, जमीन से जड़ में पानी जाता है, न कि जड़ से ज़मीन में। तो मृदा से जड़ में जल की गति भी एग्जाम्पल हमारा किसका है, अंतःपराशरण। किशमिश का फूलना और मृदा से जड़ में जल की गति भी हमारा किसका उदाहरण है, अंतःपराशरण। और इधर हमारा क्या है, अंगूर का पिचकना बाह्य पराशरण का उदाहरण है। और दूसरा उदाहरण है मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट हेयर टू कॉर्टेक्स सेल ऑफ रूट। तो जड़ की जब हम संरचना पढ़ाएंगे तो जड़ की संरचना पे आप जब पढ़ेंगे तो उसमें कॉर्टेक्स सेल आएगा, रूट हेयर आएगा, बहुत सारे रूट के नाम, रूट में अलग अलग पार्ट्स के नाम होते हैं। तो जब हम रूट डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों तो रूट के बारे में बताएंगे। तो अंगूर का पिचकना, मूवमेंट ऑफ वाटर, जो जल की गति होती है रूट हेयर से कॉर्टेक्स सेल में, तो वो हमारा भी एग्जाम्पल किसका है, बाह्य पराशरण का। एक बार हम पुनः बताएंगे अंतःपराशरण और बाह्य पराशरण। अंतःपराशरण की क्रिया में जो हमारा सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है वो कोशिका के अंदर की तरफ होता है, अर्थात
जो पानी होगा वह कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा। जैसे हम किशमिश को पानी में डाल देते हैं तो किशमिश फूल जाता है। कैसे फूल जाता है? क्योंकि किशमिश हमारा क्या हो जाएगा, किशमिश एक प्रकार का शेल है, तो किशमिश के शरीर के अंदर पानी क्या चला जाता है, अंदर चला जाता है। तो इसी को बोला जाता है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इन टू ए सेल, अर्थात कोशिका के अंदर विलायक का चला जाना। जैसे किशमिश के अंदर पानी चला गया था, तो यहाँ पे होता है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इनटू ए सेल, यहाँ पे होता है आउट ऑफ द सेल। इसमें क्या होता है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन हाई इनसाइड सेल, यहाँ होता है हाई आउटसाइड सेल। इधर कोशिका के बाहर हाई होता है सॉल्यूट कंसंट्रेशन, यहाँ पे क्या होता है अंतःपराशरण में सॉल्यूट कंसंट्रेशन हाई होता है कहाँ पे, कोशिका के अंदर। सॉल्यूट की मात्रा कोशिका के अंदर ज़्यादा होगी, यहाँ पे कोशिका के बाहर ज़्यादा होगी। जो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन क्या होता है, कोशिका के बाहर। विलायक का जो सांद्रता होती है, विलायक की सांद्रता कोशिका के बाहर ज़्यादा होती है। और बाह्य पराशरण में जो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन है वो कोशिका के अंदर ज़्यादा होती है। हाई मीन्स ज़्यादा। वाटर पोटेंशियल हाइयर आउटसाइड सेल देन इनसाइड, अर्थात जल विभवांतर जो होता है कोशिका के बाहर ज़्यादा होता है कोशिका के अंदर की अपेक्षा। जो हमारा इधर है हाइयर इनसाइड सेल देन आउटसाइड अर्थात कोशिका के बाहर की अपेक्षा कोशिका के अंदर जो वाटर पोटेंशियल होता है वो हाई होता है। एग्जाम्पल में होता है किशमिश का फूलना, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल इनटू रूट। वाह्य पराशर का एग्जाम्पल है अंगूर का पिचकना, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट हेयर टू कॉर्टेक्स सेल ऑफ रूट। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा दोस्तों। यदि कोई भी पॉइंट आप लोगों को न समझ में आया हो तो उसे हमें कमेंट में ज़रूर लिखें, हम ज़रूर उसे समझाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।